वो मेरी थोड़ी सी भूमिका अलग रही। मैं 2 शब्दों में बाल कवियों को कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि यही एक कविता या साहित्य ही एक ऐसी विधा है, काव्य ही एक ऐसी विधा है, साहित्य ही एक ऐसी विधा है जिसका कोई शिक्षा नहीं होती, कहीं कोई डिग्री नहीं होती, कहीं से अर्जित ज्ञान नहीं किया जा सकता। ये स्पॉन्टेनियस होता है। कविता देखिए, संवेदना हर व्यक्ति में होती है, इंट्यूशन इज एवरीवेयर। हर व्यक्ति में हर व्यक्ति कवि होता है, सब महसूस करते हैं, बच्चे भी महसूस करते हैं। बात सिर्फ इतनी होती है कि उसको अभिव्यक्त कैसे किया जाए, कहा कैसे जाए। सब महसूस करते हैं कविता को, हर व्यक्ति कवि है, लेकिन ये है कि जो कुछ मन में उद्वेलित, कवि और साधारण व्यक्ति में यही अंतर है कि कवि जिस वस्तु को, जिस स्थिति को देखता है, उसके सारे कोण प्रकोणों से देखता है। वो हर दृष्टि में हर जगह उसकी दृष्टि पहुंचती है और फिर उसको आत्मसात करके उस पर मनन करता है, चिंतन करता है, फिर कविता में आता है। कविता की स्थिति ये होती है, वर्ड्सवर्थ कहा करते, पोएट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस। ये ठीक है, मन के भावों का सहज उच्छलन, जो सुख दुख, हंसी खुशी, उसका जो भी भाव आपके मन को उद्वेलित करता है, और जब वो तीव्र अनुराग पर पहुंचता है, तीखेपन पर पहुंचता है, तो सतह कविता उठती है। और वेदना का छूना इसमें सबसे अधिक है। उस दिन भी मैंने कहा था बच्चों को कि वेदना कवि का काव्य की जननी होती है। हमारे तो आदि कवि वाल्मीकि ने भी यही किया था, मां निषाद रचका तम गमय शास्त्रति समा जब क्रोध वेदलाय एकम बधि काम हो। तो कौन पक्षी को देखा, कोई नहीं देखा। तो इसलिए, लेकिन जो कुछ उद्वेलित होता है आपके मन में, जिससे आप प्रस्फुटित होना चाहते हैं, उस पर सोच अवश्य लीजिए। इसलिए वर्ड्सवर्थ ने जब कभी ये कहा कि पोएट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस, लेटर स्टेज पे उन्हें जोड़ना पड़ा रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। फुर्सत के क्षणों में जो कुछ आप उद्वेलन को कह रहे हैं, कहीं वो समाज के विपरीत तो नहीं है, कहीं उससे समाज की मर्यादाएं तो भंग नहीं हो रही हैं। ये सोचना आपका काम होता है। वन मस्ट रिकलेक्ट इन ट्रैंक्विलिटी। यही है कि चिंतन के क्षणों में उसका प्रतिस्मरण कीजिए और तब कविता करिए। एक छोटी सी बात बाल कवियों को कहूंगा, क्योंकि बाकी तो गागर में सागर हमारे अध्यक्ष महोदय विशाल हैं और सारी विशालता से उन्होंने बता दिया कि जितना संभव हो सके भाषा सरल रखें। बड़ी कठिन भाषा का प्रयोग करने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि हिंदी के लिए हम बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं। क्योंकि मेरा परिचय एक प्रिंसिपल के रूप में दिया, लेकिन रिटायर होने के बाद ही मैं साहित्यकार हुआ। रिटायर हुआ 1910 में, और उसके बाद 11-12 मेरी पुस्तकें साहित्य पे आ चुकी हैं। रिटायरमेंट से पहले केवल एक पुस्तक आई थी, केवल क्योंकि साहित्य कोई एक अलग चीज, अलग बैठने का जरिया नहीं है, ये तो पुष्प। तो इसलिए भाषा को बड़ा सरल रखिए, वो भाषा रखिए जो आम आदमी के समझ में आ रहा है। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे साहित्य की जो पढ़ने के लिए आपको डिक्शनरी खोजनी पड़े, तो आपके आस्वाद का क्या होगा, आनंद का क्या होगा। सरल भाषा में साहित्य होना चाहिए। हिंदी की भी यही स्थिति है। जब संस्कृत ने अपने आप को क्लिष्ट बनाया, सुधाकर जी बैठे हैं, ये तो आज हिंदी का बहुत बड़ा प्रचार कर रहे हैं। जब संस्कृत ने अपने आप को क्लिष्ट बनाया तो संस्कृत खत्म हो गई, वरना सारा का सारा राजकाज संस्कृत पे होता था। बोलचाल की भाषा थी संस्कृत, लेकिन उसमें शब्द। इसी तरह जब हिंदी में कठिन शब्दों का, हमारे मित्र थे रमन जो न्यूज वाचक थे, रेडियो पे न्यूज पढ़ते थे, टेलीविजन पे पढ़ते थे। अब मैं इसी से संकेत से बताता हूँ, गाँव का आदमी हूँ, गाँव में बैठा था। मेरे ताऊ ने कहा, अरे सुरेश खबर तो लगा दे।
मैंने टेलीविजन ऑन किया, उसमें रमन जी बोल रहे थे बम्बास्टिक वर्ड, बहुत बड़े बड़े हिंदी के बड़े बड़े शब्द। ताऊ जी ने कहा है हिंदी में लगा देना। यही मुश्किल है कि हम पीछे पड़ते। आज भी दुर्भाग्य इस देश का कि आप विश्वास नहीं करें कि रहस्योद्घाटन कर रहा हूं कि रेडियो में दो तरह के अलग अलग, टेलीविजन में दो तरह के अलग अलग विभाग होते हैं, एक हिंदी सूचना विभाग, एक अंग्रेजी सूचना विभाग। दुर्भाग्य इस देश का कि देश में से कोई भी सूचना इकट्ठी की वो पहले हिंदी विभाग को जाएगी, आती है वो इकट्ठा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश नियम ऐसे हैं कि उसको दोबारा अंग्रेजी विभाग को भेजी जाएगा और अंग्रेजी